अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर एनालिसिस एंड इन्वर्जन ऑफ फोरियर सीरीज़ है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज़ है। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 5 है, इसका बी पार्ट है फोरियर एनालिसिस। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएँ। तो ये मेरा मुकम्मल सीरीज है सॉलिड SSP 1 की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चूँकि कीटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब यहाँ देखें कि इससे जो पीछे जो छोटा सा टॉपिक है वो है स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड। यानी कि जब वही बात है जो पिछली वीडियो में हम करते आ रहे हैं कि जब किसी मटीरियल पर किसी क्रिस्टल पर हम वेव फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, वो लाइट किसी साउंड लाइट हो सकती है, साउंड वेव की तरह की हो सकती है, वो वेव की यानी कि एक तरह लाइट वेव भी हो सकती है, तो एक्स रे भी हो सकती है। अलबत्ता जब भी किसी मटीरियल किसी क्रिस्टल पर हम कोई वेव लाइट फॉलो करते हैं तो हमें जो उस क्रिस्टल से टकराने के बाद जो हमें वेव मिलते हैं, जो हमें लाइट मिलती है, वो हमें उसका एम्पलीट्यूड बताती है, उस क्रिस्टल की अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें इंफॉर्मेशन बताती है। वो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, क्योंकि वो उस क्रिस्टल उस मटेरियल के एटम से टकराने के बाद आती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कैसे देते हैं कि उस मटेरियल के अंदर एटम्स के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे टकराने के बाद जो हमें लाइट या वेव जो हमने फॉल करवाई होती है वो टकराने के बाद मिलती है, तो हमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। ओके, तो स्कैटर वेव एम्पलीट्यूड में सिर्फ यही लिखा हुआ है। ये देखते जाए। यहाँ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी मटेरियल के अंदर जो एटम्स की पोजीशन है वो एग्जैक्ट है। तो अब ये मेरे पास फोरियर एनालिसिस है, तो इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो वी हैव सीन दैट अ क्रिस्टल इज इनवेरिड अंडर एनी ट्रांसलेशन ऑफ फॉर्म टी। यानी कि हमने देखा है कि जब किसी क्रिस्टल किसी मटेरियल को ट्रांसलेट करते हैं, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती। यानी कि जो इस पैराग्राफ का जो रिजल्ट है वो मैंने बता दिया हुआ है। ओके, अब जो टी क्या है, टी हमारे पास ट्रांसलेशन फॉर्म है, टी इज इक्वल टू U1 A1 हमारे पास। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है A1 A2 के हमारे पास ये एक्सिस है। ओके, ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो हमारे पास U1 U2 U3 है, इंटेजर्स हैं, और इंटेजर्स हैं हमारे पास ये A1 A2 हमारे पास क्रिस्टल एक्सिस हैं। ओके, तो किसी भी डायरेक्शन में एक्सिस हो सकता है। तो एनी लोकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल सच एज चार्ज का अब देखें जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर चार्ज कंसंट्रेशन होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी होगी, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी होगी, ये इनवेरिड रहती है अंडर ट्रांसलेशन के। यानी कि जब ये हम अप्लाई कर देते हैं किसी क्रिस्टल पर किसी मटेरियल पर, तो इसकी जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती हैं जो दो तीन लिखी हुई है इनवेरिड रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये है। ओके, what is the most important to us here is that the electron number density nr, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ r। ये जो हमारे पास r का ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड्स A1 A2 A3। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है इन द डायरेक्शन ऑफ द थ्री क्रिस्टल एक्सिस, जैसे मैंने बता दिया। A1 A2 A3 हमारे पास क्या है, ये एक्सिस हैं। ओके, क्रिस्टल के एक्सिस हैं, क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एक्सिस है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका, आर का। यानी कि इस बात को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, यानी कि एन आर इज इक्वल टू एन आर प्लस अब टी है। अब ये टी क्या शो कर रहा है इधर, कि इनवेरियंस नजर आ रहा है। इट मीन्स जैसे क्रिस्टल है वैसे का वैसा ही नजर आ रहा है। तो सो वो यूज फोरियर एंड फार मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं। अब बता कई बुक्स पर ये इक्वेशन हमें नजर नहीं आती। ओके, क्योंकि इसका मतलब पहले वर्डिंग में लिखा हुआ है, वर्डिंग को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। सच प्रेडिक्ट यानी कि जो ये होती है ना इक्वेशन, जो ये वर्डिंग के ऊपर हमने ये बताई हुई है, ये क्या करती है कि हमें फोरियर एनालिसिस की मोर अंडरस्टैंडिंग देती है, उसकी सिंपलिसिटी को बयान करने में हमें हेल्प करती है ये इक्वेशन। The most interesting properties of crystal are directly related to Fourier components of electron density। तो हम जानते हैं कि जो मेरे पास Fourier components की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी से लिंक्ड होती हैं। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कह लो, एक ही बात जो हमारे पास एन आर है।
यानी कि देखना क्रिस्टल है तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो उसके कंपोनेंट से रिलेटेड ही होंगी ना, जाहिर बात है। तो अच्छा जी, वी कंसीडर फर्स्ट अ फंक्शन एन एक्स। अब हम इन वन डायमेंशन विद अ पीरियड ए इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास जो एन आ रहा है ये 3 डायमेंशन में है, लेकिन अब इसको हम वन डायमेंशन में लिखेंगे तो हम एन एक्स या एन वाई एन जी लिखेंगे। तो इधर हम वन डायमेंशन एन एक्स के अलॉन्ग ले रहे हैं, उधर हमारे इधर पीरियड है वो हमारे पास ए है। ओके, ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम बनी हुई है। अच्छा जी, वी एक्सपेंड एन, यानी कि अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लीजिए इन वन डायमेंशन, वो एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन डायमेंशन, वो हमारे पास एन एक्स है। अगर इन एन एक्स को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। ओके, यानी कि साइन और कोसाइन की फॉर्म में, ये फॉर्म ऑफ फोरियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी कि मैं देखें ये क्या है, फोरियम, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन वन डायमेंशन, या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इन वन डायमेंशन, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ये किसकी फॉर्म है, फोरियर सीरीज की फॉर्म है। ओके, ये मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये क्वेश्चन लिखी है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी से फोरियम फॉर्म की फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन लिख दी हुई है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पी क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है, और सी पी और एस पी आर रियल कॉन्स्टेंट है। ओके, जो हमारे पास ऊपर गिवन है कार्ल डी फोरियर, और जो मेरे पास एस सी पी एस पी होते हैं मेरे पास जो फोरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ओके, तो द फैक्टर 2 पाई ए इज इन द आर्गुमेंट्स इंश्योर दैट एन एक्स हैज द पीरियड ए, यानी कि जो मेरे पास ये फैक्टर है 2 पाई ए, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ओके, तो जो मेरे पास ये फैक्टर है ये इस बात को इंश्योर करता है, यकीन दिलाता है कि जो मेरे पास पीरियडिसिटी वाकई ही है इसमें। ओके, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अगर क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिसिटी नहीं है ना तो मेरे पास फोरियर एनालिसिस नहीं होगा, फोरियर सीरीज उधर अप्लाई नहीं होगी। ये बात हमें पता होना चाहिए। बल्कि ये भी देखें 2 पाई ए हमें इसी बात की निशानदेही कर रहे, इंश्योर कर रहा है क्रिस्टल हमारे पास क्या है, पीरियोडिक ये है, पीरियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल को शो कर रहा है ये 2 पाई ओवर ए। तो अब देखिए हमारे पास ये है, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ चुके हैं, यानी कि अब हमने जो क्रिस्टल का पीरियड ये है ना, ये अभी हमने ऊपर बात की है, इधर कहाँ लिखा हुआ है, जो हमारे पास ए था, ये देखिए ये हमारे पास ए है। ओके, अभी हमने किया क्या, कहा कि वन डायमेंशन में हमारे पास एन एक्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसका पीरियड ए है। अब इस पीरियड को हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया हुआ है, ऐड कर दिया हुआ है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि साइन और कोसाइन हम अब पीरियडिक है ना, तो जाहिर बात है हम जान ऑलरेडी ये दोनों पीरियडिक है। तो इसमें जो हमारे पास पीरियड है वो हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई का पीरियड है हमारे पास। ओके, एंड इफ वी पुट, अगर हम इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है जो मेरे पास ये वाली है, इसमें अगर हम ये पुट कर दें जो मेरे पास ये है, जो कि हमारे पास है पीरियडिसिटी शो करता है, तो जो मेरे पास साइन और कोसाइन फंक्शन होंगे वो पीरियडिसिटी को शो करेंगे और वो बन जाएंगे ए इक्वल बन जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये है, हमने क्या किया हुआ है कि जो क्रिस्टल का पीरियड है इस इक्वेशन में हमने ऐड कर दिया हुआ है। पीरियड यानी कि ए का जो पीरियड है इसका मतलब ऐड करने का मतलब क्या है कि हमने 2 पाई ओवर ए को ऐड कर दिया हुआ है इक्वेशन में। तो अब यहाँ देखें इसमें भी 2 पाई ओवर ए जो हमारे पास है ये है, सॉरी ये हमारे पास ये पीरियड है। ओके, यानी कि देखें ना हमारे पास पीरियड क्या होता है, ये मेरे पास 180 है, तो ये भी मेरे पास क्या है 180 है। तो इन 360 होगा ना, तो ये मेरे पास पीरियड होगा एक, तो यहाँ से लेकर ये मेरे पास 2 पाई होता है, तो ये मेरे पास पाई होता है 180, 360 और ये 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो जब 2 पाई का ऐड करने का मतलब क्या है कि हमने एक पीरियड को ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा जी, अब इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, यानी कि जब काज होता है तो काज को 2 पाई की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास 0 होता है। इसी तरह जब हम साइन 2 पाई लिखते हैं तो भी वो भी 0 होती है हमारे पास। तो लिहाजा जो ये टर्म होंगी ये क्या हो जाएंगी, हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास यही सेम इक्वेशन आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। लिहाजा ये इसकी इक्वल एन एक्स, तो हाँ लिहाजा जो मेरे पास ये टर्म है ये वाली, ये इस एन एक्स की इक्वल हो चुकी है। ओके हो गया। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसमें इक्वेशन में इंटरवल ऐड किया हुआ है जो 2 पाई ओवर ए है, और इस इक्वेशन में हमने पीरियड को ऐड कर दिया हुआ है। और हमें ये भी पता होना चाहिए जिस तरह अभी हमने किया कि साइन हो गया, कॉस हो गया, वो 2 पाई पर, यानी देखें
2 पाई पर वर्क नहीं करता। इसी तरह जो साइन और कोसाइन होता है ये 3 पाई पर भी वर्क नहीं करता, सॉरी 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर इन पर वर्क नहीं करता। इनके लिए जो फंक्शन होता है वहीं पर आ जाता है जहाँ से चला होता है। ओके, यानी कि देखिए ना, इस पर फंक्शन जीरो है, इस पर फंक्शन जीरो है, तो लिहाजा ये आ गई यानी सेम टू सेम आ गई। और इधर 4 पाई होता है, इधर भी 4 पाई होता है, इधर 6 पाई होता है, इधर 6 पाई होता है, तो फिर भी हमारे पास आंसर यही आना था। अच्छा जी, वी से दैट 2 पाई पी ओवर ए इज अ पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस कह लें या रेसिप्रोकल स्पेस कह लें या फिर फोरियर स्पेस कह लें या फोरियर लैटिस कह लें, एक ही बात है। ओके, तो जो मेरे पास 2 पाई ओवर ए है, ये जो इंटरवल हमने ऐड किया है इंश्योरिटी को ऐड करने, इस बात को इंश्योर करने के लिए मेरे पास जो क्रिस्टल है, मटीरियल है, वो पीरियोडिक ही है। तो जो मेरे पास 2 पाई है ये हमारे पास पॉइंट कहलाता है। ओके, क्रिस्टल के फोरियर सीरीज या फोरियर स्पेस या रेसिप्रोकल लैटिस या रेसिप्रोकल स्पेस में हमारे पास ये हमारे पास क्या है, 2 पाई ओवर ए हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। अच्छा जी, और सेकंड बात क्या है कि चूंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन में तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं। द रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स टेल अस द अलाउड टर्म्स इन फोरियर सीरीज 4 और 5, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हम लिखेंगे, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 की जो कम्पैक्ट फॉर्म होगी, यानी कि जो हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में है। ये देखिए, इक्वेशन नंबर 5 कह ले, लिख ले, या इक्वेशन नंबर 4 लिख ले, एक ही बात है। तो इन दोनों इक्वेशन में जो हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस हमें बताता है, अलाउड टर्म्स को बताता है। यानी कि अलाउड टर्म्स क्या है कि जो मेरे पास पी है, जो मेरे पास पी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये टेल हमें बताता है इस चीज़ का कि जो नेक्स्ट आने वाली टर्म होगी वो क्या होगी। अच्छा जी, ओके हो गया। अ टर्म इज अलाउड इफ इट इज अ कंसिस्टेंट विद periodicity ऑफ द क्रिस्टल एज फिगर इन 5, फिगर नंबर 5। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अलाउड टर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर हमारे पास क्रिस्टल है जो वो पीरियोडिसिटी को कंटेन किए हुए है, उस वो पीरियोडिकली है हमारे पास। ओके, अच्छा, इसमें एक बात और ऐड कर लें कि हर जो क्रिस्टल लैटिस के साथ एक रेसिप्रोकल लैटिस भी होता है। क्रिस्टल लैटिस के साथ एक जो रेसिप्रोकल लैटिस भी होता है, यानी कि बेसिकली हम रेसिप्रोकल जो लैटिस होता है ना, उसी को हम फोरियर लैटिस कहते हैं। ओके हो गया, वही बात है जो हमने ऊपर की है कि ये मेरे पास पॉइंट है। यानी कि जब हमने ये 2 पाई का पीरियड को ऐड किया, इस इंटरवल को ऐड किया, तो हम इस इंटरवल को ऐड किया, मेरे पास ये इक्वेशन आई, तो फिर हमने पीरियड को ऐड किया तो हमारे पास सेम जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो इस बात की निशानदही कर रही है कि एक रियल स्पेस से दूसरी रियल स्पेस में जाने के बाद जो हमारे पास फंक्शन होता है वो सेम ही रहता है, एक जैसा ही रहता है। इसलिए जो हमारे पास 2 पाई ओवर ए हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस का। अच्छा, खैर ये तो होगी बात। तो अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, ये फॉर इक्वेशन नंबर 4 की कंपैक्ट फॉर्म है, वेयर द सम इज ओवर ऑल द इंटीजर पी। यानी कि जो मेरे पास पी है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, यानी कि जो मेरे पास पी है ये क्या हो सकता है, ऑल इंटीजर्स, इंटेगर्स या इंटीजर्स में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। अच्छा, और दी कोफिशिएंट्स एन पी नो कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो मेरे पास इधर एन पी है ना हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई लॉन्गर नंबर नहीं है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। टू इंश्योर दैट एन एक्स इज रियल फंक्शन, अब जो मेरे पास एन एक्स है इसको रियल साबित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि ये वाकई रियल है, वो इंक्वायर ये कंडीशन, अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम कहेंगे जो मेरे पास एन एक्स है वन डायमेंशन में वो हमें रियल नंबर देता है। ओके, तो अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर जो 6 अगर ये सेटिस्फाई कर रही है, तो जो इक्वेशन नंबर 5 का आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल होगा। तो जो इसका सम होगा साइन और कोसाइन की फॉर्म में, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में आता है। यानी कि ये देखो, यहाँ देखें कि जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास ये फार्मूला है, इज इक्वल टू कॉज फाइव और साइन फाइव। ओके, यही होता है ना। तो अब हम जानते हैं ये फाइव, तो अगर हम जानते हैं जो मेरे पास ये फाइव होता है, ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई पी एक्स ओवर ए, ऊपर मेंशन है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये देखो हमारे पास मेंशन है ऊपर, ये वाला।
तो अब इस इक्वेशन की मदद से हम जो इसका सम होता है साइन कोसाइन का, उसको हम इक्वेशन नंबर 7 के फॉर्म में लिख देते हैं, विच इज टर्न इज इक्वल टू द रियल फंक्शन। तो लिहाजा इधर यानी कि जो मेरे पास रियल फंक्शन ही आता है, यानी कि अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो रियल ही होगा। ओके, तो अब इसमें हमारे पास सिर्फ क्या है, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी रियल फॉर्म में भी और जो मेरे पास इमेजिनरी फॉर्म में भी। ओके, तो हेयर जो मेरे पास है ये रियल है और जो मेरे पास ये सॉरी ये रियल है जी, और ये मेरे पास इमेजिनरी है, डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एनपी, थस द नंबर डेंसिटी एनएक्स इज अ रियल फंक्शन एज डिजायर्ड। यानी कि जिस तरह हमने कहा कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन नंबर 7 तो एक एडिशन स्टेप है ना, तो मेन हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है जो मेरे पास एन होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी होगी इन वन डायमेंशन, वो हमें रियल नंबर देगी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 5 में है। तो यानी कि इधर देखें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बात की थी, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होता है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब हमें ये रियल नंबर दे तो भी फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि इन अदर वर्ड्स इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 हमें यही बता रही है, शो कर रही है कि जो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ जो है डिफ्रैक्शन हो रही है। ओके, अच्छा जी, दी एक्सटेंशन, अब यहाँ देखिए ये तो हमने अब बात कर ली थी, असल बात हमारे यहाँ इक्वेशन नंबर 6 तक थी जो मेन थी, लेकिन ये दो एडिशन स्टेप्स हैं। तो अब हाँ यहाँ देखिए ये हमने फॉर वन डायमेंशन के लिए किया हुआ है, अगर इसी चीज को, अगर इसी बात को अगर हम 3 डायमेंशन में करें तो वो हम हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए ऊपर हमारे पास एन एक्स था, 1 डायमेंशन में था, अब इधर एन आर आ गया है, ये 3 डायमेंशन को शो कर रहा है। ओके, और एन जी है, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एफ एक्स रे का जो क्रिस्टल से टकराने के बाद आती है, या हम ये कह सकते हैं जो एन जी है इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है जो कि क्रिस्टल से टकराने के बाद हमें रिसीव होती है। ओके, तो अब जो हमारे पास है जी क्या है, ये वाला जी क्या है, ये मेरे पास वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ओके, और आर क्या हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो जो मेरे पास जी है इसको ऐड करने से इनवेरिएंट ही रहेगा क्रिस्टल। ओके, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो ऊपर मटेरियल का है जो क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टीज इनवेरिएंट ही रहती है, अनचेंज्ड ही रहती हैं। तो लिहाजा ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था कि जो हमारे पास है फोरियर सीरीज की मदद से हमने ये इक्वेशन को समझने में हमें आसानी हुई है। फोरियर यानी कि जो फोरियर सीरीज ने तो पीरियोडिसिटी की वजह से हमें मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में हमें ये समझने में हेल्प की हुई है। फोरियर सीरीज में ने फोरियर एनालिसिस कह लिया एक ही बात है। ओके, तो अब इसका देख लें कि इन्वर्जन ऑफ फोरियर सीरीज यानी कि क्या हुआ है कि जो इक्वेशन नंबर 5 है वी शो दैट फोरियर कोफिशिएंट एन पी इन द फोरियर सीरीज इज गिवन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ से हमने एन पी की वैल्यू निकाली हुई है और एन पी की वैल्यू निकालने के बाद उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है जो मेरे पास है इक्वेशन नंबर 10 है। तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास एन एक्स है ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिस तरह हमने पहले स्टडी किया, अभी अभी हमने स्टडी देखा है फॉर वन डायमेंशन के लिए एन एक्स है हमारे पास। ओके, तो ये किसका लिए है हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है कि फॉर वन डायमेंशन को शो कर रहा है। तो अब जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5 है उसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में एन एक्स की वैल्यू है उसको हम इधर पुट कर देते हैं इस जगह, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 होगी उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ देखिए जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 से a तक है, a क्या है, लैटिस कांस्टेंट है क्रिस्टल का हमारे पास। ओके, तो 0 किसको शो कर रहा है, ओरिजिन को शो कर रहा है, और जब हमारे पास p प्राइम नेगेटिव p है ये इंटेजर है, इनका जो डिफरेंस इंटेजर ही रहेगा, मींस 2 पाई ही रहेगा, मे बी पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ओके, ये लिखा हुआ ऊपर, यानी कि मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये है ना ये डिफरेंस ये इंटेगर ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स कि जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो 2 पाई से रिलेट ही करेगा, कि जो इस फंक्शन का जवाब 2 पाई के साथ आता है वही फंक्शन 2 पाई पी प्राइम नेगेटिव पी के साथ ही वही सेम ही आएगा। ओके, यहाँ इस ये बात बताई गई है।
अच्छा जी, तो अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास दो कंडीशन बताई गई हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास पी प्राइम इज नॉट इक्वल टू पी है, तो जो वैल्यू होगी इंटीग्रल की वो हमारे पास इसकी इक्वल होगी। ओके, यानी कि जब हमारे पास ये पी इस पी की इक्वल नहीं होगा, तो जो हमारे पास होगा ये जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये यहाँ देख गया कि दो कंडीशन बताई गई हैं। एक कंडीशन ये है कि जब पी प्राइम इज नॉट इक्वल टू पी होगा, तो उस केस में जो हमारे पास होगा ये वाला पार्ट, जब पी नॉट ये पी प्राइम नेगेटिव पी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो इनका जो आंसर होगा वो 1 के इक्वल होगा। ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब ये इसके इक्वल होगा तब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा वो भी 1 के इक्वल ही होगा। यानी कि ये क्या है कि जब ये कंडीशन होगी उस वक्त जो हमारे पास ये पूरी टर्म ये वाली ज़ीरो हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल अयोटा ज़ीरो वो किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। जब ये कंडीशन होगी तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल जो मेरे पास ये है इसको इस फॉर्म में लिखने या इसको इस फॉर्म में लिखने एक ही बात है। तो ये इंटेजर है, यानी कि इसका आंसर ज़ीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास कंडीशन इक्वल नहीं है। तो फिर भी जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल होगा वो 1 के इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वजह ये है कि हमारे पास 2 पाई है, और हम पीछे अभी हमने स्टडी किया हुआ है कि 2 पाई पर जो हमारे पास आंसर होता है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज़ीरो होता है। 2 पाई पर 4 पाई पर 6 पाई पर हमारे पास जो आंसर होता है वो ज़ीरो के इक्वल ही होता है। तो लिहाजा जो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन ले लें या ये कंडीशन ले लें, इन दोनों को जब हम जो इक्वेशन नंबर 10 है इस पर अप्लाई करते हैं, यानी कि ये देखें ना कि यहाँ देखें, अगर हमारे पास पी प्राइम पी के इक्वल है या नहीं है, उन दोनों केसेस में जो हमारे पास ये टर्म होगी वो 1 के इक्वल होगी। जब ये 1 के इक्वल हो जाएगी, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास ये वाली सॉरी यहाँ ले लें, ये देखें कि ये जो मेरे पास फॉर्म है ये वाले, ये ले लें या ये ले लें एक ही बात है। तो जब ये फॉर्म 1 के इक्वल है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो मेरे पास आंसर होगा वो मेरे पास होगा एन पी इज इक्वल टू, ये तो वैसे का वैसा ही है ना ये वाला, तो इसका जो आंसर होगा वो एन पी ए प्लस आएगा इसका। ओके, तो जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एन पी इज इक्वल टू एन पी ही हो जाएगा। इस इक्वेशन से देख लें या इस इक्वेशन से देख लें एक ही बात है। यानी कि जो ये तो 1 के इक्वल हो गया ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन और एक -1 ए की पावर -1। ओके, तो यही इधर लिखा हुआ है कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 है वो आइडेंटिटी है, यानी कि जो एन पी है वो एन पी की इक्वल आ जाता है। तो ये पहले ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आंसर आता है हमारे पास। ओके, ये ऑलरेडी मौजूद है इस इक्वेशन में, ये देख ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इसका आंसर 1 की इक्वल होता है। तो इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास ये आती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये एन पी की इक्वल हो जाएगा। तो ये शो करते हैं जो मेरा इक्वेशन नंबर 10 है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो एज जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है, इसका अगर हम ये क्या है इन्वर्जन जो होगा इक्वेशन नंबर 9 का, वो हमें इस फॉर्म में मिलता है। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है, इसका अगर हम एन जी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। ओके, तो एन जी क्या है हम पहले जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर है, चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नंबर कह लें, चार्ज डेंसिटी कह लें। जो ये क्या है, ये 3 डिमेंशन को शो कर रहा है। ये हमारे पास वी क्या है, वॉल्यूम 3 डिमेंशन को शो कर रहा है, और सी किसको शो कर रहा है, सेल को शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन फॉर 3 डिमेंशन है, और जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये फॉर 1 डिमेंशन है। डन हो गया। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इक्वेशन नंबर 10 से 1 डिमेंशन में, और इक्वेशन नंबर जो 12 है इन दो ये 3 डिमेंशन है। तो जब हमें इन द इक्वेशन से जो क्रिस्टल लैटिस का पता चल जाएगा, सॉरी, जब हमें इसका जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का पता चल जाएगा, तो हम जो डिफ्रैक्शन हो गई वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिफ्रैक्शन कंडीशन में बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।